नमस्कार, हमारे इस खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। मैं बताऊंगी कैसे कैमरे के सामने गिरा पहाड़। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। मैं आपको बताऊंगी क्या था बाबा सिद्दीकी के मर्डर का मोटिव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। और खबर चमोली से है, जहां हेलंग मारवाड़ी बाईपास पर पहाड़ी से जबरदस्त भूस्खलन हुआ। इसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि पूरी की पूरी पहाड़ी नीचे गिर रही है। इस दौरान वहां काम करने वाले मजदूर और लोग अपनी जान बचाकर भागते हुए दिख रहे हैं। हालांकि लैंडस्लाइड के दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। आपको बता दें, मारवाड़ी बाईपास पर सड़क कटिंग का काम चल रहा था और इसी दौरान निर्माण में लगी एजेंसी के ब्लास्टिंग के कारण पहाड़ी नीचे की तरफ खिसकने लगी, जिससे लैंडस्लाइड होना शुरू हो गया। तो मौत के बेहद करीब और खौफ से भर देने वाली ये तस्वीरें, किस तरह एक लैंडस्लाइड के दौरान लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। बाबा सिद्दीकी की हत्या क्यों की गई, ये अब तक पहले मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम नहीं सुलझा पाई है। क्या वाकई सलमान से करीबी हत्या की वजह है या फिर सच कुछ और है? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या क्यों की गई? बाबा सिद्दीकी की हत्या का क्या मोटिव था? ये वो सवाल है जिसका जवाब अब तक नहीं मिला है। मुंबई पुलिस हर एंगल से मामले को खंगाल रही है, लेकिन बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे मकसद क्या था, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने घटना की जिम्मेदारी ली है। हालांकि मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच इस मामले की अलग अलग एंगल से जांच कर रही है। क्राइम ब्रांच ये भी पता लगाने में जुटी है कि विजयदशमी के दिन ही हत्या क्यों की गई। क्या सलमान खान से करीबी होना ही हत्या की मुख्य वजह थी, या पुलिस को गुमराह करने के लिए ये बात कही जा रही है? यानी पुलिस को शक है कि कोई है जो पुलिस की जांच को भटकाना चाहता है और इसलिए जानबूझकर सलमान और बाबा सिद्दीकी की दोस्ती का जिक्र किया जा रहा है। उधर मुंबई पुलिस ने आरोपी शुभम लोनकर के भाई प्रवीण लोनकर को पुणे से गिरफ्तार किया है। ये उन साजिशकर्ताओं में से एक है जिसने शुभम लोनकर के साथ मिलकर शूटर धर्मराज कश्यप, शिव कुमार गौतम को साजिश में शामिल किया था। बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद शुभम लोनकर के नाम से एक पोस्टर सामने आया था, जिसमें लॉरेंस गैंग का नाम लेकर हत्या की जिम्मेदारी ली गई थी। हत्या में शामिल चौथे आरोपी जिशान अख्तर की पहचान भी कर ली गई है। पुलिस के हाथ जिशान अख्तर की क्राइम हिस्ट्री लगी है, जिसमें उसका असली नाम मोहम्मद यासिन अख्तर बताया जा रहा है। जिशान अख्तर को 2022 में हत्या और डकैती के मामले में पंजाब के जलंधर से गिरफ्तार किया गया। जेल से आने के बाद वो हरियाणा के कैथल में गुरमेल के घर में गया था, जिसके बाद वो मुंबई के लिए रवाना हुआ। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सभी आरोपी एक साथ रहते थे। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जांच कर रही मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को 2 आरोपियों की रिमांड मिली है। आरोपी धर्मराज और गुरमेल सिंह को 21 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड में भेजा गया है। इससे पहले मुंबई कोर्ट ने रविवार को आरोपी गुरमेल सिंह को 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा था, जबकि दूसरे आरोपी धर्मराज ने खुद को नाबालिग बताया था, जिसकी जांच के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। जांच में ये भी बात सामने आई कि आरोपी धर्मराज नाबालिग है, जिसके बाद कोर्ट ने उसे भी 21 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड में भेज दिया। अब तक जो बात सामने आई है उसके मुताबिक सुपारी किलर्स को हत्या के मकसद के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। यानी बाबा सिद्दीकी की हत्या क्यों की गई, ये अब तक रहस्य बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी सरकार में मंत्री संजय गंगवार का एक बयान सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। मंत्री जी का कहना है, अगर गाय पर हाथ फेरा जाए तो ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है और गौशाला की सफाई करने और वहां लेटने से कैंसर ठीक हो सकता है।
गाय पर हाथ फेरने से ब्लड प्रेशर ठीक। गौशाला में होगा कैंसर का इलाज। यूपी सरकार में राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार का एक बयान सोशल मीडिया में चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। उन्होंने गौ सेवा को कैंसर और ब्लड प्रेशर मरीजों के लिए स्पेशल इलाज बताया है। संजय सिंह गंगवार के मुताबिक गाय की पीठ पर सुबह शाम हाथ फेरने से ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है। वहीं गौशाला की सफाई करने और वहां लेटने से कैंसर ठीक हो जाएगा। यानी संजय सिंह गंगवार के मुताबिक गाय की पीठ पर हाथ फेरना और गौशाला में वक्त बिताना दोनों स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक है। ये टेस्ट करना है तो कोई ब्लड प्रेशर का मरीज हो और यहाँ गाय भी है, जो यहाँ गाय है रोज सुबह शाम उसके पीठ पे हाथ फेरे, उसकी सेवा करे। जो ब्लड प्रेशर की गोली है उस गोली को अगर 20 mg की खाता होगा तो वो 10 mg पे आ जाएगा 10 दिन के अंदर ही। ये बिल्कुल टेस्टेड बात मैं आपको बोल रहा हूँ। कैंसर का मरीज हो अगर गाय के जहाँ जिसे हम लोग सार कहते हैं उसकी सफाई शुरू कर दे करना, वहां पे लेटना शुरू कर दे तो कैंसर तक की बीमारी ठीक हो जाती है। सुना आपने राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार क्या कह रहे हैं। वो ब्लड प्रेशर और कैंसर का इलाज गाय को बता रहे हैं। दरअसल संजय सिंह गंगवार गौशाला का उद्घाटन करने पहुंचे थे। 55 लाख रुपए की लागत से इसे तैयार किया गया है, जिसके बाद उन्होंने गाय को लेकर जो बयान दिया वो चर्चा का मुद्दा बन गया। अब सवाल ये है कि क्या संजय सिंह गंगवार सही कह रहे हैं? क्या गाय पर हाथ फेरने से ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा? ब्लड प्रेशर के लिए लोग दुनिया भर की दवाइयां खाते हैं, लेकिन बावजूद इसके उसे राहत नहीं मिलती। ऐसे में क्या गाय पर हाथ फेरने से ब्लड प्रेशर ठीक हो सकता है? संजय सिंह गंगवार तो ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई ब्लड प्रेशर की दवा की 20 मिलीग्राम की खुराक ले रहा है तो उसे राहत मिलेगी और 10 दिनों के अंदर 10 मिलीग्राम हो जाएगी। उद्घाटन नौगांव पकरिया में बनी ये गौशाला का था। यहाँ पर उन्होंने बाकायदा गौवंशीय पशुओं को लेकर एक बयान दिया था। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि गौवंशीय पशु जो पाले जाते हैं या जो गौशालाओं में रखे जाते हैं, अगर उनकी सेवा की जाए तो इस सेवा से फायदा ये होगा कि जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जो लोग कैंसर पीड़ित हैं तो इससे कैंसर का इलाज भी हो सकता है। वहीं संजय सिंह गंगवार का कहना है कि अगर किसी को कैंसर है तो उसे गौशाला में वक्त बिताना चाहिए, इससे कैंसर में राहत मिलेगी। सवाल ये है कि क्या गौशाला में जाने से, वक्त बिताने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से राहत मिल सकती है? खबरों के मुताबिक कुछ वक्त पहले अमेरिका में गौमूत्र से कैंसर की दवा बनाने के लिए पेटेंट किया गया था। यानी गौमूत्र से कैंसर का इलाज करने की कोशिशें हो रही हैं। वहीं दूसरी ओर गौमूत्र में 28 देशों में दवाएं बनाई जा रही हैं और कई देशों में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी बनाए जा रहे हैं। ऐसे में राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार का बयान ये पक्ष और विपक्ष दोनों में लोग दिखाई दे रहे हैं और अपनी राय दे रहे हैं। परवेज, न्यूज़ 18, पीलीभीत। रफ्तार और लापरवाही ये दो ऐसी चीजें हैं जो सीधा मौत के मुंह में पहुंचा सकती हैं। यूपी के 4 शहरों में हादसों की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए। ये है रफ्तार का कहर। ये है लापरवाही का अंजाम। नजर हटी और दुर्घटना घटी। यूपी के 4 शहरों में हादसों की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। पलक झपकते हादसा हो गया और देखते देखते मौत आ गई। कानपुर में NH2 पर भीषण सड़क हादसे में कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई।
बताया जा रहा है कि आगे चल रहे ट्रॉला ने अचानक जोरदार ब्रेक मारा, जिसके चलते पीछे से आ रही कार ट्रक में जा घुसी। इसी दौरान पीछे से आ रहे ट्रक ने भी कार को रौंद दिया। 5 कार सवारों की मौके पर मौत हो गई। इनमें 4 निजी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र और एक ड्राइवर है। पनकी थाना क्षेत्र के हाईवे पर यह हादसा हुआ। सीएम योगी ने कानपुर में हुए सड़क हादसे पर गहरा शोक जताया है और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है। किस तरीके से हुआ, क्या है? ये पुल के ऊपर ही एक डंपर पहले से खड़ा था, बिगड़ा हुआ था। उसमें PSIB के बच्चे थे, वो गाड़ी में अल्टो गाड़ी में बैठे हुए थे और ड्राइवर कार से निकलना था। जैसे ही वो समझ नहीं पाए गाड़ी खड़ी है, वो उसमें आके फिर मतलब पीछे से एक और हाईवा है, वो आके और पीछे से धक्का मारा। कार में कितने लोग थे, कितने लोगों की मौत हुई है? इसमें कुल 5 लोगों की डेथ हुई है। इसमें 4 PSIB के बच्चे, 2 बच्चियाँ हैं, 2 बच्चे हैं और एक ड्राइवर है। वहीं ललितपुर में बस और कार की भिड़ंत हो गई। झांसी जा रही बस कार से टकरा गई। घटना दरौना नैनवारा गांव के पास की है। हादसे में करीब 6 लोग घायल हो गए। सभी लोग को महरौनी CHC में भर्ती कराया गया है। तेज रफ्तार को हादसे की वजह बताया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर आगरा में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर बिजली के पोल से टकरा गई। देखिए इन तस्वीरों को। इसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे कार आती है और पोल से टकरा जाती है। पूरा हादसा CCTV कैमरे में कैद हो गया। इस हादसे में एक मासूम बच्चा बाल बाल बचा। इस हादसे का लाइव वीडियो सामने आया है। थाना जगदीशपुरा इलाके में यह हादसा हुआ है। सवाल ये है कि अचानक कार के ड्राइवर का बैलेंस कैसे बिगड़ गया। वहीं फतेहपुर में भी 2 बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे का CCTV फुटेज सामने आया है। हादसे में बाइक सवार 3 लड़कों की मौत हो गई। गलत दिशा से आ रही बाइक से टक्कर हुई और हादसा हो गया। यानी रॉन्ग साइड बाइक चलाना मौत की वजह बन गया। लिहाजा सावधान रहें और गाड़ी चलाते वक्त लापरवाही ना करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। विजयदशमी पर रावण के पुतले जलाए गए, लेकिन एक महिला ने अपने सास, ससुर और ननद के पुतलों का दहन किया है। ये मामला क्या है, वजह क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। पूरे देश में विजयदशमी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया गया। जगह जगह पर रावण के पुतलों का दहन किया गया। लेकिन आज हम आपको जो तस्वीरें दिखाएंगे उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। एक महिला ने अपने ससुराल में घर के सामने रावण और शूर्पणखा के पुतले जलाए। इन पुतलों में अपने पति, सास, ससुर और ननद की तस्वीर लगाकर पुतलों का दहन किया गया। देखिए इन पुतलों पर जो तस्वीरें लगी हैं वो इस महिला के ससुराल वालों की हैं और पति की है। ये हैरान कर देने वाला मामला उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के मुस्करा कस्बे का है। प्रियंका की शादी संजीव दीक्षित से 14 साल पहले हुई थी। प्रियंका का आरोप है कि शादी से पहले पति का किसी और से अफेयर चल रहा था और किसी और के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगा। जब प्रियंका को ये बात पता चली तो उसने विरोध किया, लेकिन सास, ससुर, ननद ने पति का साथ दिया और आज वो दर दर भटकने के लिए मजबूर है। अपने ऐसे लोगों को समाज का रावण मानती हूँ। मेरे परिवार के लोगों को मैंने समाज के रावण का प्रतीक दिया है। देखिए त्रेता युग में रावण किसी और की पत्नी को अपने घर लेके आया था। कलयुग में मेरा पति किसी और की औरत को रखा हुआ है, तो एक तरीके से रावण ही हुआ ना। तो मैंने इस वजह से इस दशहरे पे रावण का दहन किया है। अपने पति को रावण का प्रतीक मान के उसका दहन किया और क्योंकि उसके परिवार वाले सदस्य सारा उसका साथ दे रहे हैं तो वो एक रावण का परिवार हुआ। तो एक तरीके से मैंने पूरे रावण के परिवार का दहन कर दिया है। प्रियंका का कहना है कि अब तक उसे इंसाफ नहीं मिला है, इसलिए उसने ससुराल वालों के पुतले बनाकर उनका दहन कर दिया। प्रियंका का कहना है कि इस पुतला दहन के जरिए उसने समाज में एक संदेश देने की कोशिश की है। सवाल ये है कि प्रियंका जो आरोप लगा रही है, क्या वो आरोप सही है और क्या वाकई प्रियंका के साथ अन्याय हुआ है। प्रियंका की मांग है कि उसे इंसाफ मिलना चाहिए। कोर्ट के चक्कर काट रही है, कोर्ट के फैसले हो चुके हैं, तलाक का मुकदमा हार चुके हैं, मेरा पति तलाक का मुकदमा हार चुके हैं। मेरे को पूरा अधिकार दिया हुआ है साथ रहने और रखने का, उसके बावजूद भी
कोर्ट के ऑर्डर की अवमानना करी जा रही है, उस औरत को अभी भी साथ में रखा जा रहा है। दूसरी चीज कि मेरे बाबा यहाँ पे हमें मेरे नाम प्रॉपर्टी की वसीयत करके गए थे, जो कि मेरे हक में थी, उसको भी अपने तरीके से दबाव में लेके अपनी तरीके से जो भी कुछ उन लोगों ने किया है अपने हक में करवाने की पूरी कोशिश करी है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह प्रियंका ने रावण दहन किया वो पूरे इलाके में चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। सभी ये मांग कर रहे हैं कि मामले की जांच होनी चाहिए ताकि हकीकत क्या है ये सामने आ सके, और अगर प्रियंका के आरोप सही है तो दोषियों को सजा दी जाए। उमाशंकर मिश्रा, हमीरपुर, न्यूज़ 18। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बहराइच में रैपिड एक्शन फोर्स ने मोर्चा संभाल लिया है। मेरठ से 6ठी बटालियन आरएएफ पहुंच गई है बहराइच, और मैसी तहसील से महाराजगंज तक उसने रूट मार्च भी किया है। तो बहराइच में हालात शांतिपूर्ण बने रहे। इलाके में तनाव जरूर है लेकिन स्थिति नियंत्रण में है, कोई गड़बड़ी न होने पाए। सारी फोर्स वहां पर लगाई गई है। और ताज़ा अपडेट ये कि वहां पर आरएएफ की 6ठी बटालियन पहुंच गई है। रैपिड एक्शन फोर्स ने मोर्चा संभाल लिया है, उसने वहां पर मार्च भी किया है। मेरठ से पहुंची है रैपिड एक्शन फोर्स, उसकी ये 6ठी बटालियन है, जिसके बाद उसने वहां पर मार्च किया। वहीं नेतन्याहू ने कह दिया है कि इजराइल अब ईरान पर पलटवार जरूर करेगा। नेतन्याहू ये सब इसलिए खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें अमेरिका से एक बड़ा हथियार मिल गया है, इसलिए अब इजराइल को एटम बम का भी खौफ नहीं रहा। इसमें कोई शक नहीं कि अब तक एरो और आयरन डोम दुनिया में मशहूर हुए हैं। ये इजराइल के बहुत ही सटीक एयर डिफेंस सिस्टम माने जाते हैं। आयरन डोम ने अब तक हमास की तरफ से दागे गए हजारों रॉकेटों को मार गिराया है, लेकिन उसके सामने अब बड़ी मिसाइलों का चैलेंज है, जो ईरान के पास भी है। इसके अलावा लेबनान में हिजबुल्ला और यमन में हूती दोनों के पास बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन उनके खिलाफ 100% वाली गारंटी अब इजराइल के पास नहीं रह गई है। इसराइल को मालूम है कि सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि दक्षिण में यमन की तरफ से भी खतरा है, और उत्तर में हिजबुल्ला की तरफ से भी मिसाइल हमले होंगे, क्योंकि हिजबुल्ला ने पिछले कुछ साल में ऐसे हथियार बनाए हैं जो इसराइल की रेंज तक मार कर सकते हैं। ये इसराइल के लिए बहुत ही डरावनी बात है, क्योंकि अगर इसराइल भी फ्रंट पर काबू नहीं पा सका तो समझ लीजिए कि उसके साथ अमेरिका के मिसाइल डिफेंस सिस्टम की भी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अमेरिका के थार्ड मिसाइल सिस्टम को बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने के लिए 1987 में तैयार किया गया था। थार्ड का रडार आसपास की मिसाइल को उसकी लॉन्चिंग स्टेज में ही पकड़ लेता है और टारगेट को शुरुआत में ही खत्म कर देता है। युद्ध के हालात में इस सिस्टम को सिर्फ 5 मिनट में एक्टिवेट किया जा सकता है। अमेरिका के एक थार्ड मिसाइल डिफेंस की एक बैटरी यानी 6 लॉन्चर्स के साथ इस सिस्टम की कीमत 25,000 करोड़ रुपए है। सऊदी अरब ने 2018 में अमेरिका से 44 थार्ड लॉन्चर और मिसाइल खरीदने के लिए एक समझौता किया था। इस सौदे की कीमत 1.25 लाख करोड़ रुपए के करीब थी। इस तरह आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका का ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम कितना महंगा है, और हर देश ऐसे सिस्टम को खरीदने की हैसियत नहीं रखता। ईरान को भी जरूर डर सता रहा होगा कि इजराइल अब अमेरिका के इसी एयर डिफेंस सिस्टम से उसकी मिसाइलों को रोक लेगा। ऐसे में पश्चिम एशिया में बैलेंस ऑफ पावर यानी शक्ति संतुलन में इजराइल बाजी मार लेगा। ईरान के इस खौफ को लेकर इलाके में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ना तय है। यही वजह है कि थार्ड मिसाइल सिस्टम की वजह से ईरान ही नहीं रूस भी तनाव में है। पुतिन को भी फिक्र होगी कि अब ईरान इजराइल की टक्कर को बराबर का कैसे बनाया जाए। इसके मुकाबले में रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जो थार्ड की तरह इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने में उतना कामयाब नहीं कहा जाता, लेकिन थार्ड के मुकाबले में वो ज्यादा सस्ता ऑप्शन माना जाता है। कहा जा रहा है कि ईरान में इस वक्त रूस का S-400 सिस्टम तैनात है ताकि इजराइल के किसी भी एयर अटैक को रोका जा सके। इस बात से साफ है कि अब ईरान और इजराइल की टक्कर अमेरिका बनाम रूस बनती जा रही है। और यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।